Good morning student and I welcome all of you to our YouTube channel सुरवेसर सिद्धांत क्लासेस अकोला। देखिए बच्चों, आज हमें स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ रेट्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमें दो रेट देखना है, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट। अब देखिए, हम एवरेज रेट किसे कहेंगे? तो समझो हमें किसी गांव जाना है और उस गांव का डिस्टेंस हमारे गांव से समझो कितना है, 100 किलोमीटर है। अब हम गांव जाने के लिए निकले तैयारी करके, गाड़ी पर बैठ गए, गाड़ी स्टार्ट कर दी और फिर घड़ी में देख लिया कि यार 9 बज गए हैं। फिर हम मस्त में कि गुनगुनाते हुए उस गांव पहुंच गए 100 किलोमीटर दूर। फिर हमने वापस से गाड़ी बंद की और देखा कितने बज चुके हैं, 11 बज चुके हैं। मतलब 9 से लेकर 11 तक ये टाइम इंटरवल बहुत लॉन्ग टाइम इंटरवल है, 2 घंटे का टाइम इंटरवल है। 2 घंटे के बाद मैंने देखा कि हम 100 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर चुके हैं। मतलब हमने स्पीड ऑफ आवर टू व्हीलर, स्पीड ऑफ आवर कार कैलकुलेट करने के लिए 2 घंटे का टाइम इंटरवल कंसीडर किया। 2 घंटे में हमने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, 100 किलोमीटर। तो इस पर से अब मैं सोचूंगा कि 100 किलोमीटर के लिए 2 घंटे लगे तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा हमने, तो 50 किलोमीटर। तो हमारे गाड़ी का जो स्पीड आएगा वो आएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो स्पीड है, इस स्पीड को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड ऑफ आवर कार। क्या बोलते हैं इसे हम? एवरेज स्पीड ऑफ आवर कार। क्यों भाई इसे एवरेज क्यों बोला जाता है? क्योंकि ना तो हमने गाड़ी कंटिन्यूअसली 50 किलोमीटर पर आवर से चलाई, हमारे गाड़ी की स्पीड शुरुआत से लेकर आखिरी तक वैरी होते रही, 0 किलोमीटर पर आवर से 120 किलोमीटर पर आवर तक। और इसमें हमने कई सारे स्पीड से गाड़ी चलाई, लेकिन हमने स्पीड निकाली एट द एंड ऑफ प्रोसेस, 2 घंटे के बाद, लॉन्ग टाइम इंटरवल के बाद। तो जब हम लॉन्ग टाइम इंटरवल के बाद हमारे गाड़ी की स्पीड मेजर करेंगे तो जो भी स्पीड सामने आएगी वो स्पीड क्या रहेगी? एवरेज स्पीड रहेगी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज रेट रहेगा हमारा, बराबर है। तो उसी तरह जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन का रेट कैलकुलेट करेंगे, स्पीड कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल, तो उस रेट को भी क्या कहना पड़ेगा? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो इन सिंपल मैनर, बहुत ही आसान से शब्दों में हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रेट ऑफ रिएक्शन मेजर्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब भी कभी आप किसी प्रोसेस का, चाहे वो फिजिकल हो या केमिकल हो, रेट मेजर करोगे ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल, तो उस रेट को हमें एवरेज रेट ही बोलना पड़ेगा। हाँ, एवरेज रेट कभी एक्चुअल रेट नहीं होगा रिएक्शन का, उस रेट से कभी रिएक्शन हुई भी नहीं होगी, बराबर है, लेकिन फिर भी हम उस रेट को मानते हैं क्योंकि वो क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमारे गाड़ी का एवरेज स्पीड आया था 50 किलोमीटर पर आवर। हमने कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली 50 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चलाई थी? नहीं। जब रास्ता खराब था तो हमारे गाड़ी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर थी। बहुत ही खराब था तो गाड़ी का स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर था। जब रास्ता बहुत अच्छा था तो हमारी गाड़ी की स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर की थी। मतलब कंडीशन देख के हमने गाड़ी को चलाया था, कभी ज्यादा स्पीड से तो कभी स्लो स्पीड से। मतलब हमने कभी भी 50 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी नहीं चलाई, फिर भी हम रेट बोल रहे 50 किलोमीटर पर आवर से हम पहुंच गए, क्योंकि हमने लॉन्ग टाइम इंटरवल के बाद रेट कैलकुलेट किया था। 2 घंटे में 100 किलोमीटर पहुंच गए, तो फिर 1 घंटे में ऑन एन एवरेज कितना? 50 किलोमीटर। तो ये जो रेट निकला था, स्पीड निकला था, ये एवरेज रेट है। उसी तरह से किसी भी केमिकल रिएक्शन का अगर हम रेट मेजर करते हैं, लेकिन हाँ, टाइम इंटरवल क्या रखना पड़ेगा? लॉन्ग रखना पड़ेगा। तो whenever we measure the rate of reaction over a long time interval, then that rate of reaction is called as average rate of reaction. अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ये कोई एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है, ये हमारे सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं इसे। जैसे हम 50 किलोमीटर पर आवर से कभी चले नहीं थे, फिर भी हम 50 किलोमीटर पर आवर को हमारे क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड। तो उसी तरह से एवरेज स्पीड इज नॉट द एक्चुअल स्पीड ऑफ दैट प्रोसेस। तो वैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट द एक्चुअल रेट ऑफ दैट रिएक्शन। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो इमेजिन करो कि एक रिएक्शन है भाई, जिसमें रिएक्टेंट ए किस में कन्वर्ट हो रहा है? प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो रहा है, बराबर है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या था? C1 था, बराबर है। जब टाइम t इज इक्वल टू कितना था? T1। तो जब टाइम T1 से T2 तक बदल गया, तब कॉन्सेंट्रेशन C1 से डिक्रीज हो के कितना हो गया? C2 हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीजेस फ्रॉम C1 टू C2। अब मैं डिक्रीजेस क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा डिक्रीज ही होता है। तो मैंने देखा कि टाइम इंटरवल डेल्टा टी
कौन सा है भाई, T2 माइनस T1। व्हाट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कितना है, C2 माइनस C1। तो ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है, ये चेंज इन टाइम है, टाइम इंटरवल है। तो व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो जब भी कभी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो हमें हमेशा कौन सा साइन यूज करना पड़ता है, माइनस। ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट स्पीसीज गोज ऑन डिक्रीजिंग, इट मींस दैट दैट स्पीसीज मस्ट बी अ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के टर्म में जब भी आप रेट लिखोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो देखो टाइम इंटरवल लार्ज है तो उसमें होने वाला कॉन्सेंट्रेशन चेंज भी लार्ज होगा, और लार्ज चेंजेस को डिनोट करने के लिए हम कैपिटल डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होगा, माइनस DA बाय DT। ये माइनस साइन क्यों आई है आपको समझ में आया होगा। वही अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट की बात करेंगे तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन समझो C1 है एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन C2 है। T1 पर C1 था एंड टाइम T2 इक्वल टू T2 पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कितना था, C2। तो व्हेन टाइम चेंजेस from T1 to T2, then time interval will be delta T, and what is the change in concentration, that will be delta B. तो what is the rate of reaction। तो हमने देखा है साइन कन्वेंशन के अनुसार जब हम रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे कौन सा साइन पुट करना पड़ता है, प्लस साइन। दिस प्लस साइन इंडिकेट्स दैट दैट स्पीसीज मस्ट बी अ प्रोडक्ट बिकॉज इट्स कॉन्सेंट्रेशन गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो इसलिए अगर मैं एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहिए, कैपिटल डेल्टा का इस्तेमाल करके। आपको पूछा जाएगा सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेट डिस्क्राइब गिव्स द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपको ऐसा नोटेशन, ऐसा रिप्रेजेंटेशन ढूंढना पड़ेगा जिसमें कैपिटल डेल्टा का इस्तेमाल किया हुआ है। तो R इज इक्वल टू माइनस डेल्टा A बाय डेल्टा T एंड R इज इक्वल टू प्लस डेल्टा B बाय डेल्टा T। तो कैपिटल डेल्टा इंडिकेट्स लार्ज चेंजेस। तो इस तरह से एवरेज रेट को हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो क्या बच्चों आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आया। द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज मेजर्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज इट इज एन एवरेज, बराबर है। तो ये कभी एक्चुअल रेट नहीं बताता, फिर भी एवरेज रेट यूज करना हमारे लिए कन्वीनियंट होता है, तो हर जगह पे हम क्या करते हैं, एवरेज रेट का ही इस्तेमाल करते हैं। एवरेज रेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, R इज इक्वल टू माइनस डेल्टा A बाय डेल्टा T एंड प्रोडक्ट के टर्म में होगा तो R इज इक्वल टू प्लस डेल्टा B बाय डेल्टा T। तो जनरली ये जो कैपिटल डेल्टा का साइन है हम लार्ज चेंजेस रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। अब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर कैसे किया जाए, तो ये तो फार्मूला है, तो रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इसे एक्चुअल केस में कैसे मेजर किया जाता है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करने के लिए हम ग्राफिकल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। हाउ कैन वी इवैल्यूएट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम ग्राफिकल मेथड को ज्यादा पसंद करते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मेजर करने के लिए। तो चलो सोचो कि हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। पहले इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट देख लेते हैं और बाद में इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को इवैल्यूएट करना है तो हमें उसके लिए ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, किसके बीच में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, बराबर है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमें इवैल्यूएट करना है तो हमें ग्राफिकल मेथड का हमने स्वीकार किया है। तो ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफ कौन सा प्लॉट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। अब देखो जब रिएक्शन शुरू होने की बाकी है, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 0 है, तो व्हाट एवर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज दैट विल बी द मैक्सिमम। क्योंकि रिएक्टेंट अभी तक रिएक्ट हुआ है नहीं, तो रिएक्टेंट जितना भी रहेगा वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। इसलिए टाइम t इक्वल टू 0 पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। अब जैसे जैसे समय बीतेगा तो वैसे वैसे रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्ट होते जाएंगे और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल रिएक्ट होते गए तो व्हाट हैपेंस टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज गोज ऑन डिक्रीजिंग, बराबर है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एज टाइम इंक्रीजेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गोज ऑन डिक्रीजिंग, और इस तरह का हमें ग्राफ मिलेगा कर्व लाइन। शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है तो शुरुआत में फटाफट रिएक्टेंट रिएक्ट होंगे तो कॉन्सेंट्रेशन रैपिडली फॉल होगा। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा तो रिएक्ट होने का स्पीड कम होगा, तो फिर कॉन्सेंट्रेशन का फॉल भी स्लोली होगा। बाद में देखो कॉन्सेंट्रेशन बहुत धीरे धीरे कम हो रहा है क्योंकि रेट कम होता है कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होने के बाद। तो जब हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को वर्सेस टाइम प्लॉट करेंगे तो वी विल गेट सच टाइप ऑफ कर्व लाइन।
अब हमें एवरेज रेट निकालना है तो हम अपने मन से कोई तो भी टाइम इंटरवल सिलेक्ट करेंगे। तो टाइम ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया T1 और यहाँ पे सिलेक्ट किया T2। मेरे मन से मैंने लॉन्ग टाइम इंटरवल सिलेक्ट किया जिसका डिफरेंस 5-10 मिनट का होगा, 15 मिनट का होगा या आधे घंटे का होगा। तो अब एवरेज रेट निकालना है तो कंडीशन क्या है कि वी मस्ट सिलेक्ट अ लॉन्ग टाइम इंटरवल, इसलिए मैंने ये लॉन्ग टाइम इंटरवल सिलेक्ट किया। देखो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, मतलब टाइम इंटरवल क्या है, लॉन्ग है। अब मैं इस टाइम T1 को जो मैंने सिलेक्ट किया है उस पर क्या करूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ये परपेंडिकुलर हमारे ग्राफ को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मैं क्या करूंगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ R पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के एक्सिस पर परपेंडिकुलर डालूंगा। तो ये जो वैल्यू है वो मुझे किसकी मिलेगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T1, इसको मैंने नाम दिया C1। ठीक उसी तरह से जो मैंने T2 टाइम इंटरवल सिलेक्ट किया है, टाइम सिलेक्ट किया है, उस टाइम पर मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर डालूंगा। परपेंडिकुलर डालने के बाद वो भी हमारे ग्राफ को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगा, तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मैं क्या करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एक्सिस पे। तो यहाँ पे मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी, C2 की। तो मैंने टाइम इंटरवल सिलेक्ट किया था T1 से लेकर T2 तक, फिर T1 से T1 के लिए टाइम कॉन्सेंट्रेशन कितना था वो फाइंड आउट किया, फिर टाइम T2 के लिए कितना कॉन्सेंट्रेशन था वो फाइंड आउट किया। अब T1 के लिए मुझे कॉन्सेंट्रेशन मिल गया C1 एंड T2 के लिए कॉन्सेंट्रेशन मिल गया C2। तो जब टाइम T1 से T2 तक वैरी हुआ तब कॉन्सेंट्रेशन C1 से C2 तक डिक्रीज हुआ। तो व्हाट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू C2 माइनस C1। व्हाट इज द टाइम इंटरवल, T2 माइनस T1। देन व्हाट इज द एवरेज रेट, रिएक्टेंट है तो भाई माइनस साइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और व्हाट इज द फॉर्मूला, डेल्टा C बाय डेल्टा T। इस तरह से मुझे ग्राफ से C कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस पर क्या मिलेगा, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, एंड टाइम एक्सिस पर चेंज इन टाइम या फिर टाइम इंटरवल मिलेगा। तो इस तरह से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं ग्राफिकल मेथड से। लेकिन उसके लिए जो ग्राफ चाहिए वो ग्राफ कौन सा चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, ये ग्राफ चाहिए। अब इसी तरह से जैसे हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला है एवरेज ढंग से फ्रॉम दिस ग्राफ, अब ऐसा ही हम एवरेज रेट निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जाहिर है कि ग्राफ यही रहेगा, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के जगह पे क्या रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रहेगा। अब ग्राफ का थोड़ा सा नेचर भी बदल जाएगा, थोड़ा सा मतलब पूरा नेचर ही बदल जाएगा। अब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो बच्चों देखो, ये था इवैल्यूएशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, R इज इक्वल टू माइनस डेल्टा C बाय डेल्टा T। अब डेल्टा C के जगह पे आप डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T ऐसा भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल मेथड से इवैल्यूएट करेंगे। तो टाइम इंटरवल समझो, ये T1 यानी 5 मिनट है, तो T2 यानी क्या होगा, 25 मिनट। अब 5 से लेके 25 मिनट मतलब 20 मिनट का टाइम इंटरवल है, लॉन्ग टाइम इंटरवल है, तो निकलने वाला रेट क्या होगा, एवरेज रेट होगा। अब हमें एवरेज रेट निकालना है रिएक्शन के लिए, बट इन टर्म्स ऑफ क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम, तो ये है भाई टाइम, और इस y एक्सिस पर मैंने क्या लिया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिया। अब जब टाइम इक्वल T इक्वल टू 0 है, रिएक्शन अभी स्टार्ट हुई नहीं है, तो फिर प्रोडक्ट भी बनाना ही होगा। प्रोडक्ट बनाना ही है तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 0। प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 0। अब जैसे जैसे समय बीत रहा है, रिएक्टेंट क्या हो रहे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे। शुरुआत में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो रिएक्टेंट फास्टली रिएक्ट हो रहे, प्रोडक्ट फास्टली तैयार हो रहे, और प्रोडक्ट फास्टली तैयार होंगे तो उसका कॉन्सेंट्रेशन रैपिडली बढ़ेगा, और इसलिए हमें इस तरह का ग्राफ मिलेगा। जैसे जैसे समय बीतेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होते जा रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होगा तो रेट भी कम होगा, और रेट कम होगा तो प्रोडक्ट भी स्लोली तैयार होगा। प्रोडक्ट स्लोली तैयार होगा तो फिर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी स्लोली बढ़ेगा, बराबर है। अब अगेन मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम इस ग्राफ पर मनपसंद टाइम T1 सिलेक्ट करूंगा। तो ये समझो टाइम T1 इज इक्वल टू 10 मिनट है। इस टाइम T1 पर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, ये ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा कहीं ना कहीं, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालूंगा। दिस गिव्स अस आइडिया अबाउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एट टाइम T1, दैट इज 10 मिनट पर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है पता चल गया। अब मैंने ये टाइम इंटरवल सिलेक्ट किया, T इज इक्वल टू 30 मिनट, T2 इज इक्वल टू 30 मिनट। तो इस 30 मिनट पर मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया, बराबर है।
परपेंडिकुलर डाल दिया, ये परपेंडिकुलर हमारे ग्राफ को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हुआ और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एक्सिस पर। यहां पे टाइम t2 इक्वल टू 30 मिनट पर व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, उसकी वैल्यू मिल जाएगी, लेट इट बी C2। तो कॉन्सेंट्रेशन C1 से C2 तक बढ़ा जब टाइम T1 से T2 तक चेंज हुआ था। तो व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट है तो कौन सा साइन लिखना पड़ेगा, प्लस व्हाट इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, डेल्टा बी, व्हाट इज द टाइम इंटरवल, डेल्टा टी। तो हम कैसे लिख सकेंगे, प्लस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम ग्राफिकल मेथड से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट दोनों। यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट निकालना है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम को प्लॉट करना पड़ेगा, और अगर हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, ये ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं ग्राफिकल ढंग से। तो बच्चों एक बात बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत ही सिंपल ढंग से आप कर सकते हो, द रेट ऑफ रिएक्शन व्हिच इज मेजर्ड ओवर अ लॉन्ग टाइम इंटरवल इज कॉल्ड एज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। व्हाट इज इट्स रिप्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट के टर्म में होगा तो प्लस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, यूर बी इज अ प्रोडक्ट, एंड रिएक्टेंट के टर्म में होगा तो माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। माइनस और प्लस साइन जो है वो साइन कन्वेंशन के साइन है, ये नॉन ट्रांसफरेबल एंड नॉन कैंसलेबल है, इनको हम कैंसिल कभी भी नहीं करेंगे, बराबर है, ट्रांसफर भी नहीं करेंगे, इधर का उधर और उधर का इधर कभी नहीं करेंगे, ये नॉन ट्रांसफरेबल एंड नॉन कैंसलेबल है, ऐसा आप ध्यान में रख सकते हो। तो ये था बच्चों एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। अब ठीक इसी तरह से हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की तरफ जाना है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म बारे में एक बात आपको याद रखनी थी, वो कौन सी थी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट द एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज एन एवरेज। जैसे कि आप कोई एग्जाम देते हो डिग्री लेवल की, उसमें ढेर सारे सेमेस्टर होते हैं, हर सेमेस्टर में आपको अलग अलग परसेंटेज मिलते हैं आपके मेहनत के अनुसार, कभी ज़्यादा मिलेंगे तो कभी कम मिलेंगे। लेकिन जब आप कहीं इंटरव्यू को जाते हैं या फिर आपको कभी डिग्री का परसेंटेज पूछा जाता है तो आप सारे सेमेस्टर का परसेंटेज बारी बारी नहीं बताते, आप सारे सेमेस्टर का परसेंटेज का सम करते हैं एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ सेमेस्टर करते हैं। तो आपको जो परसेंटेज मिलेगा वो क्या रहेगा, आपका एवरेज। बताने के लिए भी आसान होगा, समझने वाले के लिए भी आसान होगा, मतलब एवरेज परसेंटेज बताना कन्वीनियंट होगा हमारे लिए और सामने वाले के लिए भी। क्या कभी एवरेज परसेंटेज के इतने परसेंटेज मिले थे हमें, कभी नहीं मिले थे, लेकिन फिर भी वो परसेंटेज हम बताते क्योंकि वो क्या है, एवरेज है। कभी 60% मिलेंगे, कभी 70 मिलेंगे, कभी 80 मिलेंगे, कभी 90 मिलेंगे, कभी 50 मिलेंगे, वेरी होगा मेहनत के अनुसार परसेंटेज। तो फिर हम एवरेज परसेंटेज निकालेंगे उस डिग्री का, तो जो भी आएगा उतना परसेंटेज हमें शायद ही कभी मिला होगा, बराबर है, लेकिन फिर भी हम उसे परसेंटेज ऑफ डिग्री कहते हैं क्योंकि वो क्या है, एवरेज है। उसी तरह से एवरेज रेट से कभी रिएक्शन चली होगी, ऐसा होगा ही, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी हम एवरेज रेट का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो क्या होता है, कन्वीनियंट टू यूज होता है। अब देखेंगे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों, तो सोचो कि हम कभी अपने पिताजी के साथ गाड़ी पर किसी दूसरे गांव को जाते हैं। अब हमारा खून है गर्म, हमारा खून है नया, यंग है, और हमारे पिताजी जो है वो अनुभवी है, उनको मालूम रहता है कि गलती करने से क्या नुकसान होता है, बराबर है। तो हम जब हमारे पिताजी को लेकर बाहर गांव जाते हैं, उनको पीछे बिठाते हैं या फिर उनको साइड में बिठाते हैं, कार होंगी तो, टू व्हीलर होंगी तो पीछे बिठाते हैं। अब हम गाड़ी शुरू करते हैं और गाड़ी शुरू करने के बाद गांव जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। अब हमारी मेंटालिटी क्या है कि रास्ता अच्छा है तो दौड़ाओ गाड़ी और रास्ता खराब है तो आराम से चलाओ, बराबर है। और हम गाड़ी चला सकते हैं और हमें भी जिम्मेदारी का ध्यान है, हम भी जिम्मेदार इंसान हैं, हमें भी पता है कि पिताजी हमारे पीछे बैठे हुए, गाड़ी अच्छे से चलानी है। अब हमें कॉन्फिडेंस रहता है अपने गाड़ी चलाने के टेक्निक पर, गाड़ी चलाने की जो भी हमारी प्रैक्टिस है उस पर हमें क्या है, भरोसा है। तो हम रास्ता देख के गाड़ी चलाते हैं। रास्ता खराब होगा तो हम 15, 20 या 5 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चलाएंगे, लेकिन जब रास्ता अच्छा होगा तो हमारी गाड़ी की स्पीड 100-125 किलोमीटर पर आवर भी हो सकती है।
लेकिन जब हम गाड़ी फास्ट चलाते हैं तो पिताजी डरते हैं, यार इससे एक्सीडेंट ना हो जाए, अपनी हड्डी बिड्डी ना टूट जाए, अपना हुआ तो ठीक है, बच्चे का कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। उसमें अपने बारे में नहीं सोचते, वो सोचते भी उस वक्त अपने ही बारे में, मतलब बच्चे के बारे में सोचते हैं कि बच्चे का कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए, अपना तो क्या जिंदगी जी ली है पूरी, बराबर है। तो जब हम गाड़ी स्पीड से चलाते हैं तो डरते हैं, और डर से हमारे चुपके से स्पीडोमीटर में देखते हैं कि कितनी स्पीड है, 120 किलोमीटर पर आवर। अरे भल्या माणसा का मॅड झाला, तू एवढ्या स्पीडनं गाडी चालवतो, कम कर स्पीड, आराम से चला गाड़ी, इतना फास्ट मत चला। अब हम बोलते कि पिताजी तुम बैठने का काम करो ना, फालतू दिमाग क्यों खराब करते हो, मैं चला रहा हूँ ना गाड़ी, मुझे चलाने दो। हम इरिटेट हो जाते हैं उनकी नोक झोंक से। लेकिन जैसे वो गाड़ी का स्पीडोमीटर देखते हैं, उस सेकंड के लिए, उस समय हमारी गाड़ी की स्पीड सच में उतनी ही रहती है, 120 किलोमीटर पर आवर। फिर वो बोलते हैं तो हम स्पीड कम करते हैं, फिर वापस से वो देखते हैं कि बच्चे ने स्पीड कम की कि नहीं, सुना कि नहीं इसने, तो वापस देखते हैं 80 किलोमीटर पर आवर, उनको लगता है चलो सुन लिया बच्चे ने। तो जब वो देखते हैं उस इंस्टेंस पर, उस सेकंड के लिए गाड़ी की स्पीड सच में कितनी होती है, 80 किलोमीटर पर आवर, तो हमेशा बार बार उस स्पीडोमीटर की तरफ देखते हैं और स्पीडोमीटर में देख के गाड़ी का स्पीड देख लेते हैं कि क्या है। तो जिस सेकंड के लिए उस स्पीडोमीटर में देखते हैं, स्पीडोमीटर में उस वक्त जो स्पीड दिखाई देती है, वो स्पीड यानी क्या होती है, गाड़ी की इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, इंस्टेंटेनियस रेट होता है, बराबर है। तो यहां पे वो एक सेकंड के लिए स्पीडोमीटर में झांकते हैं, और एक सेकंड के लिए स्पीडोमीटर में झांककर वो उसकी नीडल कहाँ है वो देख लेते हैं, और एक सेकंड के लिए वो देखते हैं गाड़ी की नीडल जो है 60 पर है, मतलब गाड़ी क्या है, बराबर है। तो उतने समय के लिए जब वो देख रहे होते हैं, बस उतने समय के लिए, और देख रहे होते हैं मतलब वो कंटिन्यूअसली 2 घंटे के लिए तो देख नहीं सकते, 1-2 सेकंड के लिए देखते हैं स्पीडोमीटर में झांक के। तो उस समय जो भी स्पीड दिखाई देती है उनको, वो स्पीड क्या होती है, इंस्टेंटेनियस रेट। तो इसका मतलब क्या है कि जब भी हम कभी स्पीड मेजर करेंगे, वो हो वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, और हमारे लिए कन्वीनियंट स्मॉल टाइम इंटरवल कौन सा है, 1 सेकंड। तो जब हम स्मॉल टाइम इंटरवल से 1 सेकंड इस पर रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करेंगे, तो उस वक्त उस रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कहेंगे बच्चों, हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज मेजर्ड ओवर अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल से 1 सेकंड इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे लिए 1 सेकंड ये कन्वीनियंट स्मॉलेस्ट टाइम इंटरवल है। माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड ये हमारे लिए कन्वीनियंट स्मॉल टाइम इंटरवल नहीं है, तो हमारे लिए कन्वीनियंट स्मॉल टाइम इंटरवल क्या है, 1 सेकंड। तो जब हमारा टाइम इंटरवल 1 सेकंड का रहेगा, और उसके लिए हम जब रेट मेजर करेंगे, तो उस रेट को हम क्या कहेंगे बच्चों, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक बार वापस से देख लो डेफिनेशन क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज मेजर्ड ओवर अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल से 1 सेकंड इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। समझो अगेन ये रिएक्शन है, ए गिव्स बी। अब टाइम इंटरवल बहुत छोटा है तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन भी बहुत छोटा होगा। तो व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट है तो माइनस साइन। अब टाइम इंटरवल छोटा है तो छोटा टाइम इंटरवल हम छोटे डेल्टा से रिप्रेजेंट करेंगे, dt। अब टाइम इंटरवल छोटा है तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा बच्चों, छोटा होगा, इसलिए टाइम इंटरवल छोटा तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन भी छोटा, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे da से। तो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, R इज इक्वल टू माइनस da बाय dt। अगर हमें इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के टर्म में रेट चाहिए तो प्लस साइन लिखना पड़ेगा साइन कन्वेंशन के अनुसार। फिर टाइम इंटरवल छोटा है dt, तो चेंज इन इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट भी बहुत छोटा होगा, तो छोटे चेंजेस को हम स्मॉल डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इंस्टेंटेनियस रेट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या आएगा, माइनस da बाय dt, या फिर प्रोडक्ट के टर्म में होगा तो प्लस dB बाय dt। तो इस तरह से हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन करते हैं। अब एवरेज रेट हो या इंस्टेंटेनियस रेट हो, है तो रेट ही है तो उसके यूनिट तो सेम ही रहेंगे, मतलब एवरेज रेट का कुछ अलग और इंस्टेंटेनियस रेट का यूनिट कुछ अलग, ऐसा नहीं होगा, दोनों रेट के यूनिट सेम ही रहेंगे, मोल पर dm³ पर टाइम। तो टाइम जो हमें सुटेबल होगा हम वो लेंगे। ऐसा यूनिट पूछा रेट का तो क्या होगा, मोल पर मीटर³ पर सेकंड, बराबर है। लेकिन हम टाइम जो है वो कन्वीनियंट टाइम लेंगे, मिनट के भी कन्वीनियंट होंगे तो फिर मिनट लेंगे, आवर होंगे कन्वीनियंट आवर लेंगे। तो इस तरह से देखो यहाँ पे हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं एंड रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये फर्क है एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट में। तो क्या है डेफिनेशन, द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज मेजर्ड ओवर अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल से 1 सेकंड इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट इज रिप्रेजेंटेड एज इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट क्या लिखेंगे, माइनस da बाय dt, एंड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, प्लस dB बाय dt।
हाउ कैन वी इवेल्युएट इंस्टेंटेनियस रेट? तो जिस ग्राफ से हमने एवरेज रेट निकाला था उसी ग्राफ से हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इवेल्युएशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। तो हम अगेन ग्राफ को प्लॉट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, ये ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, बराबर है। तो जब मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम प्लॉट करूंगा तो हमें ग्राफ इस तरह का मिलेगा, बराबर है, इस तरह का ग्राफ मिलेगा हमें। अब ये टाइम इंटरवल है, ये इंस्टेंस है, जिस इंस्टेंस पे मुझे क्या करना है, रेट निकालना है। अब इंस्टेंस बहुत ही स्मॉल है इसलिए उसे पॉइंट से डिफाइन किया, डिनोट किया पॉइंट से। तो इस इंस्टेंस पर मुझे रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, कैलकुलेट करना है, वो भी कौन सा, इंस्टेंटेनियस रेट। तो मैं जो इंस्टेंस मैंने सिलेक्ट किया है उस इंस्टेंस पर परपेंडिकुलर डालूंगा। ये परपेंडिकुलर हमारे ग्राफ को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगा। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं क्या करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ क्या करेगा, एक एंगल बनाएगा, लेट इट बी थीटा। तो इस टेंजेंट का जो tan थीटा है, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट है, वो रेशियो tan थीटा हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस रेट। अब देखो इस थीटा का अपोजिट साइड है ये, दिस इज पैरेलल टू कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस, मतलब इसकी लेंथ जो है वो क्या देगा हमें, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। एंड एडजेसेंट साइड जो है ये पैरेलल टू टाइम है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो इसकी जो लेंथ है वो हमें क्या देगा, टाइम की वैल्यू देगा। तो tan थीटा एंड अपोजिट अपॉन एडजेसेंट एंड ए स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वही हमें क्या देगा, इंस्टेंटेनियस रेट देगा। तो गिवन टाइम इंटरवल पर हमने क्या किया, गिवन टाइम के इंस्टेंस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ की और उस टेंजेंट का जो स्लोप होगा, टेंजेंट का जो tan थीटा होगा, उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। तो इस तरह से इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन इंस्टेंस। तो इस तरह से भाई tan थीटा एंड अपोजिट अपॉन एडजेसेंट एंड ए स्लोप ऑफ टेंजेंट, और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट जो भी होगा दैट गिव्स अस डायरेक्टली द इंस्टेंटेनियस रेट। इवैल्यूएशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। अब इस रेट को मैं कैसे लिखूंगा, R इज इक्वल टू माइनस dA/dt। इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट है इसलिए माइनस साइन का इस्तेमाल करना पड़ा। तो सेम ग्राफ से, जिस ग्राफ से मैंने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट निकाला था, उसी ग्राफ से मैंने क्या किया, इंस्टेंटेनियस रेट भी निकाला। सिर्फ यहाँ पे हमारा टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा है, 1 सेकंड का है। तो इस टाइम इंस्टेंस पर जो मैंने सिलेक्ट किया था उस पर मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ये परपेंडिकुलर हमारे ग्राफ को यहाँ पे इंटरसेक्ट होता है, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और जो टेंजेंट ड्रॉ की जाएगी उसका स्लोप यानी उसका tan थीटा डायरेक्टली हमें किसकी वैल्यू देगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की। समझ में? ठीक इसी तरह से हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट भी निकालते आता है। उसके लिए हमें ग्राफ भी क्या चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। तो देखो हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट निकाला था, उस वक्त भी यही ग्राफ यूज किया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है, बताया था मैंने आपको। तो अब इस इंस्टेंस पर मुझे क्या करना है, इंस्टेंटेनियस रेट चाहिए रिएक्शन का इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो ये इंस्टेंस है, इस इंस्टेंस पे क्या करूंगा, फिर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये अपने ग्राफ को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट होगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देख लूंगा मैं, और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैं क्या करूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। इस टेंजेंट ने एंगल बनाया होगा एक्स एक्सिस के साथ, लेट इट बी थीटा। अब ये एंगल थीटा कैसा है आपको समझ में आया होगा। तो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। अब tan थीटा यानी क्या है, स्लोप है किसका, टेंजेंट का। स्लोप ऑफ टेंजेंट tan थीटा की वैल्यू क्या रहती है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। देखिए थीटा के अपोजिट ये लाइन है, बट दिस लाइन इज पैरेलल टू द कॉन्सेंट्रेशन एक्सिस, देयरफॉर लेंथ ऑफ अपोजिट साइड गिव्स अस द वैल्यू ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। एंड एडजेसेंट साइड जो है वो देखो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, इसकी लेंथ हमें क्या देगी, टाइम की वैल्यू देगी। इसलिए एडजेसेंट साइड
एडजेसेंट साइड जो है उसकी लेंथ हमें क्या देगी, टाइम की वैल्यू देगी। तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम यानी क्या निकलेगा रे, रेट, और इस रेट को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं। तो tan थीटा एंड ए स्लोप ऑफ टेंजेंट gives us directly the value of instantaneous rate of reaction in terms of product। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि एवरेज रेट हो या इंस्टेंटेनियस रेट हो, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट हो या रिएक्टेंट हो, एक ही ग्राफ से दोनों रेट निकाले जाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी निकलता है। वैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट भी मिल जाता है। तो सेम ग्राफ से हमें दोनों रेट मिल जाते हैं। तो इस तरह से हम एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में देखते हैं। अब इंस्टेंटेनियस रेट की खासियत क्या है, इट इज एन एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन। उस सेकंड पर, जिस सेकंड पे हमने रेट मेजर किया, सच में उस वक्त उस रिएक्शन का स्पीड उतना ही होता है। तो दैट इज द एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इज एन एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाइल एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट एक्चुअल रेट, इट इज एन एवरेज। बराबर है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, रेट को मेजर करते हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि दोनों रेट में से कौन सा रेट कैलकुलेट करना आसान है, कौन सा रेट का यूज करना कन्वीनियंट है। इसलिए दो इंस्टेंटेनियस रेट gives an actual rate of reaction but it is very difficult to evaluate, और इसलिए हम इंस्टेंटेनियस रेट को एक्यूरेट होने के बावजूद भी, एक्चुअल रेट होने के बावजूद भी यूज नहीं करते। वही एवरेज रेट एक्चुअल रेट नहीं है, लेकिन उसे निकालना आसान है क्योंकि टाइम इंटरवल लॉन्ग है, तो हमें सारे कैलकुलेशन करने के लिए सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। इसलिए एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल रेट ना होते हुए भी हम उसे ही पसंद करते हैं। तो वे प्रिफर टू यूज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ओवर द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन फॉर आवर कन्वीनियंस। ठीक है बच्चों, तो आज ये अपना टॉपिक हुआ। कल एक से बढ़कर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और फुल्ली कंसेप्चुअल है, समझ में आए तो फिर लर्न करने की जरूरत नहीं है, फोकट में मार्क्स मिलते हैं हमें। सिर्फ आप ये वीडियो लेक्चर्स आसान मतलब कॉन्सेंट्रेशन से देख लीजिएगा, ईमानदारी से देख लीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको ईच एंड एवरी मार्क मिलेगा, कहीं पे भी गलती नहीं होगी आपकी, चाह के भी आप गलती नहीं कर पाओगे। ठीक है।